हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है, भूगोल, लेसन 7। लेसन का नाम है समुद्र की गतियाँ। समुद्र की जो गतियाँ होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97 यानी कि 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महाभारतों महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों यानी कि नमक की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदों जिसको ग्लेशियर कहते हैं, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यदि यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। आप ग्लोब और मानचित्र पर प्रशांत अटलांटिक, हिंद हिंद अटलांटिक, हिंद महासागर, हिंद अटलांटिक और दक्षिणी महासागर को देखिए। जीरो 0.03% पीने हिमनदों तथा योग्य लवण जल और हिमनदों तथा भूमिगत जल। फिर है यहाँ पे, क्या आपने किसी तालाब में कभी कंकड़ फेंक कर देखा है कि क्या होता है? आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें उठकर किनारे की ओर गति करती हैं। ठीक इसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील कर रहता है। महासागरीय जल की यह गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। अब है नीचे तरंगे। समुद्र में लहरों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। लहरें समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को धकेलने जाने की प्रक्रिया के कारण बनती है। जल की सतह से टकराकर हवाएं उसे विभिन्न स्थान से उठा लेती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, जिसे तरंगे कहा जाता है या तरंग कहा जाता है। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये लहरें उग्र ऊंची भी हो सकती हैं। समुद्री तूफानें लहरें ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली लहरों से जन धन की भारी क्षति होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को चेतावनी सतर्क किया जाता है। बताएं, ऊंची लहरें जब तट से टकराएंगी तब क्या होगा? नीचे है क्रियाकलाप। पहला नंबर है, जब आपके यहाँ तेज गति से हवा चले तो उस समय आप आसपास के किसी नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें उठने वाली लहरों को देखें। इसके संबंध में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में 5 वाक्य लिखें। अब है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। ऐसा क्यों होता है?
समुद्री तूफान से हानियां। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। इसी आधार पर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होती है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिसे दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार कहते हैं। यह स्थिति पूर्णमासी या अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न या लघु ज्वार आता है। यह स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होती है। चित्र संख्या 7.6 को देखें। फिर नीचे है लाभ। इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका चलाने में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों तथा सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने व चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में गिर प्रवेश करती हैं, जिससे ज्वारीय बोर कहते हैं। इससे जलयान ज्वार नद मुख्य पतनों तक जाते हैं। भारत के कुछ बंदरगाह पतन तो ज्वार भाटा पर ही निर्भर है। गुजरात का कांधला तथा पश्चिमी बंगाल का कोलकाता ऐसे ही बंदरगाह हैं जिन्हें ज्वार नद मुख पतन कहा जाता है। इन्हें भी जानिए। संसार के कुछ प्रमुख बंदरगाह लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और शंघाई नदियों के मुहाने पर स्थित है। इनकी स्थिति आप एटलस से जानें और पता करें कि यह किस देश में स्थित है। ज्वार भाटा समुद्र तथा तट पर बसे नगरों का कूड़ा कचरा या नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बहा ले जाते हैं। इनके द्वारा समुद्र में पाई जाने वाली सीप, कौड़ियाँ, घोंघे, मछलियाँ आदि तट तक आ जाते हैं, जिससे इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। ज्वार भाटा से जल विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा तथा जापान में ज्वारीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी तेज गति वाली होती है। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह कत
पजिद्ध का रूप ले लेती हैं। इनकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। क्रियाकलाप करके जानें। आप अपने परिवेश में बहने वाली नदी का वर्षा ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में अवलोकन करें। 2 ऋतुओं में नदी के जल प्रवाह में जो अंतर दिखाई दे उसे कारण सहित अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन, जल के तापमान और खारेपन में भिन्नता के कारण होती है। महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है गर्म उष्ण धाराएं और दूसरा ठंडी धारा, ठंडी जलधारा। जो धाराएं भूमध्य रेखा यानी कि गर्म क्षेत्र से ध्रुवों यानी कि ठंडे क्षेत्र की ओर चलती हैं उनका जल गर्म होता है तथा उन्हें गर्म धारा कहते हैं, और जो धाराएं ध्रुवों यानी कि ठंडे क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा यानी कि गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं तो उन्हें जल का तापक्रम कम होता है, उन्हें ठंडी धारा कहते हैं, ठंडी जलधारा कहते हैं। मानचित्र संख्या 6.7 में गर्म धारा लाल रंग से तथा ठंडी धारा नीले रंग से दिखाई गई है। क्रियाकलाप। प्रशांत और अटलांटिक महासागरों की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट बनाने और मानचित्र पर इन धाराओं के ऊपर अपनी उंगली फेरकर उनकी स्थिति जानिए। नीचे है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा। यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलकर पछुआ हवाओं के कारण अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंच जाती हैं। मानचित्र पर इन धाराओं की स्थिति को जानिए। इस गर्म धारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तरी पश्चिमी तट सदियों से जन्मे नहीं पता, जबकि उत्तरी अमेरिका पूर्वी तट बर्फ से जम जाता है। इसी कारण यूरोप महाद्वीप के सभी बड़े बंदरगाह वर्ष भर आयात निर्यात के लिए खुले रहते हैं। लेब्राडोर की धारा। यह एक ठंडी धारा है और उत्तरी ध्रुव सागर से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। यह कनाडा के लेब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे से बहती है, अतः इसे लेब्राडोर की धारा के नाम से जाना जाता है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड आइसबर्ग न्यूफाउंडलैंड तक आते हैं। सोचो आइसबर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है, करके जाने। मानचित्र संख्या 6.7 को देखकर अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी धाराओं के नामों की सूची बनाइए और उन्हें उनके बहने की दिशा भी लिखिए। अब है क्यूरोसिया की धारा। मानचित्र में देखकर बताइए कि प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं तथा दिशा में बहती है। जब उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपाइंस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो क्यूरोसिया की धारा उत्पत्ति होती है। क्यूरोसिया धारा की उत्पत्ति होती है। यह एक गर्म धारा है। जापान तट के पास यह धारा पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह धारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम की धारा के समान है।
यह एशिया महाद्वीप के पूर्व तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, जहां इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। अब है क्यूराइल की धारा। यह धारा अटलांटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यह एक ठंडी धारा है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा से की जा सकती है। जब यह क्यूरोशियो की गर्म धारा से मिलती है तो वहां पर कोहरा पड़ता है, जो जलयानों के लिए क्षतिकारक होता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से यह समुद्री घासें मिलती हैं, जिसे मछलियां खाती हैं। करके जाने। चित्र संख्या 6.7 को देखकर प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी धाराओं के नामों की सूची बनाएं और वे किस दिशा से किस दिशा में बहती हैं उसे भी लिखें। जल धाराओं का तटीय क्षेत्र पर प्रभाव। अब है समुद्री धाराओं का प्रभाव। सबसे अधिक तटीय भागों पर होता है। ये जिन तटीय भागों से होकर बहती हैं उसे स्वभाव गर्म व ठंडी के अनुसार वहां के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। यह प्रभाव लाभप्रद तथा हानिप्रद दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा प्रदान करती हैं। इसके विपरीत ठंडी धाराएं वर्षा रोकती हैं। गर्म धाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। जैसे यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है, लेकिन मछलियों के लिए यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करती है, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का भोजन है। ऐसे भागों में संसार के समृद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। ठंडी धाराओं में बड़ी बड़ी हिमशिलाएं पवम इमर्तस बहती रहती हैं, जिनके टकराने के कारण जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब है सुनामी लहरें। महासागरीय जल में अन्य गति सुनामी लहरें हैं। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें, जो भूकंप द्वारा उत्पन्न होती है। यह तटीय भागों पर विनाश करती है। आपको याद होगा भारत के पूर्वी तट पर वर्षा 2000 में 4 आई सुनामी लहरों से अत्यधिक क्षति हुई थी। इन्हें भी जानिए। समुद्र की तलहटी समान रूप से चपटी नहीं है। यह काफी ऊबड़ खाबड़ है। समुद्र के अंदर संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाले खाई तथा विशाल मैदान पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से समुद्र की तली तक जो स्वरूप मिलता है, जिसे क्रमशः महाद्वीप, नगतट, महाद्वीपीय मनगाड़, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त कहते हैं। इनके अलावा और भी अनेक आकार मिलते हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, खाइयां, मैदान आदि। पवनों की तरह धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी ओर में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्या आप जानते हैं विश्व के पानी के कुल भंडार का केवल 1% ही ताजे पानी के रूप में भूमिगत जल विभिन्न जलाशयों, झीलों एवं नदियों द्वारा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल चाहे भाप के रूप में वायुमंडल में हो, द्रव के रूप में नदियों, झीलों और समुद्रों में, भू सतह के ऊपर या भूमि के सतह के नीचे कभी रुका नहीं रहता। जल द्रव्य के वाष्प एवं वाष्प से द्रव्य अवस्था में निरंतर एक चक्र में चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। महासागर में औसत खारापन 35 भाग प्रतिशत हजार होता है।
तुर्की की वान झील विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ पे है शब्दावली। आइसबर्ग, आइसबर्ग में सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड। दूसरा है ज्वार भाटा, समुद्री जल स्तर का प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराएं, महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में निरंतर बहने वाली जल सरिताएं। फिर है नीचे क्वेश्चन आंसर। ये हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो ये हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। सॉरी, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे अगले दिन। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।